हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान, जहां मैं सूरज सिंह चंद्रौल आपका स्वागत करता हूं अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम किस पे बात करने वाले भाई? कई सारे बच्चों के हमें मैसेजेस आए, कॉल आए कि सर, हमने सुना है कि बोर्ड में आंसर लिखने की भी एक कला होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, बोर्ड में लिखना अपने आप में एक कला है और ये कला मैं आज आपको सिखाऊंगा। क्योंकि देखो भाई, मैंने कई सारे बच्चे जो एवरेज थे उनको टॉपर बनते हुए देखा है सिर्फ इस कला के बेसिस पे, और कई सारे बच्चे जो नॉर्मल एग्जाम्स में तो टॉप कर रहे थे पर बोर्ड एग्जाम में एवरेज हो गए इस कला के ना आने की वजह से। क्योंकि देखो, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर को, कैसे दिखाते हो अपने आंसर को, इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। देखो क्या है, कई सारे बच्चों की राइटिंग खराब हो सकती है पर अगर आप उसको तरीके से लिखोगे तो वो अच्छी लिखते। कई सारे बच्चों की राइटिंग अच्छी हो सकती है पर अगर आपने उसको तरीके से नहीं लिखा तो वो खराब दिखेगी, है ना। तो चलो इसी सब बातों पे अपन बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि हमें क्या करना है उस दिन जब हमें 8:50 पे पेपर मिल जाएगा। आपको पेपर नहीं मिलेगा, पहले आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको नाम रोल नंबर वगैरह फिल करना रहेगा। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, पहले उस पे बात करते हैं, फिर जानेंगे बोर्ड परीक्षा में लिखने की कला के बारे में, है ना। देखो भाई, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये पेज। जैसे ही आपको नोटबुक मिलेगी उसमें सबसे ऊपर ये सब एक पेज रहता है जिसमें आपको हर एक चीज फिल करनी रहती है ना। देखो, इसमें आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सबसे ऊपर रखो। इसका गोले भरने पड़ेंगे इसके। अभी गोले भरते समय पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गोले गलत नहीं होने चाहिए, बड़े प्यार से प्रेम पूर्वक भरना है भाई। इसके बाद आपको क्या भरना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर या कह सकते हैं अनुक्रमांक, और फिर सब्जेक्ट का कोड भी होता है, एक विषय संख्या होती है और केंद्र संख्या भी होती है जिसे आपको वहां फिल अप करना है। साथ ही साथ ये ओएमआर सीट आपको तरीके से फिल करनी है, एक भी गोला मिस हुआ भाई तो ये चीज खराब हो सकती है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज है। क्या है, कंप्यूटराइज रहती है। यहाँ पे आपको दोबारा हाथों से लिखना रहेगा और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। इसके नीचे की चीज आपके लिए नहीं है, आपके इन्विजिलेटर की है, तो यहाँ छूने की भी गलती नहीं करनी है। सेम यहाँ पे आपको इंग्लिश और डेट लिखी हुई मिलेगी, वहां पे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ब्लैंक कुछ इस तरीके की होगी, आपको फिलअप कुछ इस तरीके से करना रहेगा। ठीक है भाई, देखो गलतियां मत कर देना, क्योंकि अगर एक बार भी गलती कर दी इसमें तो ये दोबारा नहीं मिलती। वैसे कई जगह पे दे दी जाती है पर इस उम्मीद में मत रहना। और साथ ही साथ अभी तो एमपी बोर्ड ने ये जारी कर दिया है कि आपको 32 पेजेस की, 32 पेजेस की ही शीट मिलेगी, आपको सप्लीमेंट्री शीट भी नहीं मिलेगी। जो सप्लीमेंट्री शीट मिलती थी वो अब बंद कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ये 32 पेज की मेन शीट मिलेगी जिसमें आपको सारे आंसर लिखने पड़ेंगे। आप इसके बाहर जा ही नहीं सकते हो, आपको उसने क्या कर दिया, बांध दिया है। तो गलतियां मत करना, ठीक है। अब देखो, बाद में जब ये चीज सबमिट हो जाती है तो ये पेज पहले फाड़ लिया जाता है, इसके बाद चेक करने वाले टीचर को दी जाती है नोटबुक। तो इसके जस्ट नीचे आपके इन्विजिलेटर कह सकते हैं एग्जामिनर के, जो आपको मार्क्स देने वाला है, उसके लिए एक शीट है जिसमें वो नंबर्स भरता है। तो ये जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब इसके जस्ट पीछे से आप लिखना शुरू कर सकते हो, कायदे से देखा जाए तो इसके जस्ट पीछे जैसे पलटोगे इसके पीछे से आप लिखना शुरू कर सकते हो, पर ये आपको गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब वो पहला ओएमआर वाला पन्ना फाड़ रहे होते हैं तो गलती से कभी कभी ये वाला पन्ना भी फट जाता है, और अगर ये वाला पन्ना फट गया तो इसके पीछे जो आपने एक आंसर लिखा है, सबसे पहले एमसीक्यू लिखोगे, वो 6 एमसीक्यू तो गए, और अगर वो छह सही होने वाले थे मतलब 6 मार्क्स चले गए। तो कभी भी ये गलती मत करना कि इसके जस्ट पीछे से लिखना शुरू कर दो। आपको जैसे पलटोगे तो जो आपको राइट साइड का पन्ना दिखेगा उस राइट साइड वाले पन्ने पे सबसे पहले लिखना है, ठीक है भाई। चलो आओ देखो, अब बात करते हैं कि लिखना कैसे सर, लिखने में क्या क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज, आप सबसे ऊपर अपने क्वेश्चन का नाम लिखोगे कि आप लिख क्या रहे हो। जैसे यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है तो इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन को बीच में लिखा है विथ अंडरलाइनिंग, उसको अंडरलाइन भी किया है, प्रश्न क्रमांक लिखा है। क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक लिखा है। अब एक बात को आपको और ध्यान रखना है, आपको हमेशा बीच में लिखना है, मिडिल में। कभी इस लाइन के उस पार मत जाओ। मैं तो बोलता हूं इस लाइन के इस तरफ पे, ये जो लाइन है इसके इस तरफ पे कभी भी आप नंबर, क्वेश्चन नंबर भी मत लिखो। रीजन बताता हूं, देखो जैसे यहाँ पे वो गलती हुई है, ये देखो ये नंबर लिखे हुए हैं नंबर, इसको थोड़ा डार्कर पेन यूज करता हूं मैं। ये देखो ये नंबर लिख रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे पूरा इस पार है। फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है, देखो
बाद में जब कॉपी फोटो कॉपी के लिए गई है तो यहाँ पे टेप लगाया है, ये देखो ये टेप लगाया गया। इस टेप की वजह से ये नंबर आपके नंबर क्वेश्चन नंबर की संख्या जो है वो छुप रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं छुप रही भाई, है कि नहीं। तो आपको इससे बचना है, क्यों? क्योंकि जब आप कभी रीचेकिंग के लिए अगर फॉर्म भरते हो तो रीचेकिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी, क्योंकि रीचेकिंग के टाइम पे आपके यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, टेप लगा दिया जाएगा। और रीजन ये होता है टेप लगाने का, क्योंकि जब आपका आंसर चेक हो रहा है तो देखो क्या कहीं यहाँ पे नंबर लिखे हुए मिल रहे हैं कि कितने नंबर मिले, इसको नहीं मिले ना, क्योंकि वो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, और टोटलिंग यहाँ पे की गई है, हर पेज की टोटलिंग होती है ऊपर। तो इन चीजों से आपको बचना है, गलतियां मत करना। अब आपको तरीके से लिखना, जैसे इस बच्चे ने क्या किया, देखो इस बच्चे ने बहुत तरीके से आंसर को लिखा है, आंसर उसका कि भैया सी और उसके बाद पूरा वर्ड। अगर ऐसा नहीं भी करते हो, सिर्फ सी भी लिख देते हो तो कोई गलत बात नहीं है, पर ये विजुअली अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। देखो आपको अपनी नोटबुक को या कह सकते हैं कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो आपकी चेक करने बैठा है उसको, देखो दिन में 100 कॉपी चेक करनी पड़ सकती है, दिमाग वैसे भी उसका खराब हो सकता है, किसी बात पे घर पे लड़ के आया हो भाई, पूरा गुस्सा कहाँ निकल जाएगा, आपकी कॉपी पे निकल जाएगा। तो आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि उसको देख के वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। बात समझ रहे हो? तो आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद आपको आंसर लिखना है और फिर आंसर ओरिजिनली क्या। फिल इन द ब्लैंक्स में कई लोग कोशिश करते हैं कि पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है, ओवर करने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके पास आंसर की एक लिस्ट मिलती है उसको, वो आपके सभी आंसर्स में सिर्फ वो एक वर्ड ढूंढ रहा होता है जो उसकी लिस्ट में है, वो आंसर ढूंढ रहा होता है जो आप लिस्ट में दिया गया है, वो उसके ऊपर नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। समझ में आई बात? चलो आओ कुछ और बात करते हैं। देखो इधर देखो भाई, अब देखो मेन बात क्या है, मैं ट्रू फॉल्स के बारे में एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जब आपसे ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य पूछा जाए तो कभी ये टी एफ मत कर देना, ये चीज गलत होती है। आपको हमेशा पूरी चीज लिखनी है, क्या पूरी चीज लिखनी, और कभी भी इस लाइन के इस साइड पे भी एक लाइन खींच लेना, उस साइड मत जाना, क्योंकि अगर कभी नोटबुक आपकी फटी, मान लो किसी भी रीजन वजह से फट जाए, तो यहां से अगर फट रही है तो आपका आंसर सेफ रहे। और इसका एक और फायदा है कि आप जब जाओगे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर लिखने में तो आपका आंसर बड़ा दिखता है, विजुअली आंसर बड़ा दिखता है। ठीक है, चलो और बात समझो कि अब अगर हम शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं या फिर मैच द कॉलम पे पहले बात कर लेते हैं। अब मैच द कॉलम करने का भी एक तरीका है कि भैया ऐसे लंबी लाइनें खींच लो, लेकिन अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है तो मैंने आपको हमेशा ये चीज मत करने से मना किया है, कभी भी ये मत करना कि लाइनें खींच रहे हो। हमेशा पहले लिखो, जैसे यहाँ पे पहला लिखा उसका आंसर लिखा, दूसरा लिखा उसका आंसर लिखा, तीसरा लिखा उसका आंसर लिखा, चौथा लिखा उसका आंसर लिखा। एक तो ये कर सकते हो आप। दूसरा वर्जन ये कर सकते हो कि 1 का डायरेक्टली आंसर लिख दिया, 2 का डायरेक्टली आंसर लिख दिया, 3 का डायरेक्टली आंसर लिख दिया, 4 का डायरेक्टली आंसर लिख दिया। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करो, देखने में देखो दोनों को अगर आप देखोगे तो ये देखने में अच्छी दिख रही है ना, इसमें इंग्लिश हिंदी का लेना देना कोई नहीं है, देखने में अच्छी लग रही है। रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई चीज छुप नहीं रही है, बीच में नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ पार्ट बीच में दिया गया है जिससे वो निखर के आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है ना। अब बात करते हैं अपने आंसर्स पे। जैसे आंसर देखो, अब आंसर दो टाइप हो सकते हैं, जैसे कि अगर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें और वाली अथवा वाली बात होती है, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें ऊपर वाला सवाल आपने किया तो आप उसको मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगर आप उसने नीचे का किया तो आप मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और हिंदी वाले अथवा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अथवा लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा चेक करना है, जिससे आपके चेकर को ये आसानी हो कि उसको आंसर की में से कौन सा आंसर देखना है। समझ रहे हो, हम यहाँ पे हर एक बात जो कर रहे हैं वो किसकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको जितनी आसानी होगी आपकी कॉपी को चेक करने में, वो उतने अच्छे मार्क्स आपको देके जाएगा, इस बात की गारंटी है। बात समझ लो। तो ये देखो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 किया तो डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखा। इधर भी देखो यही सेम काम इस हिंदी वाले बच्चे ने भी किया है कि प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है, आराम से उसको एक डब्बे में बॉक्स में पैक करके भी दिया है कि सर जी ये रहा। अब बात करते हैं कि जब इन्होंने और वाला किया है, देखो और वाला किया है तो क्या किया उन्होंने, ये देखो इंग्लिश वाले बच्चे ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर, और का आंसर उसने
बकायदा बताया कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा वाला सवाल है उसका आंसर लिख रहा हूं मैं। यही काम किसने किया है? इस बच्चे ने भी किया है कि क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला सवाल किया है मैंने। कौन सा? अथवा वाला सवाल किया। साथ ही साथ एक चीज और नोटिस करके चलना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है चीज कि आंसर्स को पॉइंट वाइज किया है। साइंस पॉइंट पे चलती है। मैंने कई बार आपको कहा है कि फैक्ट बताओ, साइंस सिर्फ फैक्ट पे चलती है। अगर 2 मार्क्स का सवाल है तो 2 फैक्ट लिखना जरूरी है, 3 मार्क्स का सवाल है तो 3 फैक्ट लिखना कंपलसरी है, और 4 मार्क्स का सवाल है तो 4 फैक्ट्स लिखना कंपलसरी है कि नहीं? और साथ ही साथ मैंने आपको पहले और भी कुछ सिखाया था कि 3 और 4 मार्क्स के सवाल में अगर डायग्राम बन सकता है तो बना दो। और डायग्राम बनाने का तरीका ये देखो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना, भूलना नहीं। और साथ ही साथ देखो, साइंस की एक आदत है, मतलब साइंस का एक रूल है, कह दो कि जो आप लेबलिंग करते हो डायग्राम में, वो हमेशा किस साइड पे होनी चाहिए? राइट साइड पे। कोशिश करना, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि गुनाह नहीं है कि इधर लिख दोगे तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि वो साइंटिफिकली ज्यादा करेक्ट तरीका है किसी डायग्राम को बनाने का। किस साइड पे? हमारे राइट साइड पे, कि इस साइड पे हम करेंगे क्या? लेबलिंग। पर कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अरे नंबर, अरे कैसे कर दिया, काट ही दो। पर कोशिश करना है कि उस साइड ही करो, क्योंकि वो बेटर तरीका है एक साइंटिफिक डायग्राम को बनाने का। ठीक है? साथ ही साथ कोशिश ये करना कि पेंसिल से बनाओ आप डायग्राम। किससे? पेंसिल से डायग्राम बनाओ और पेन से लेबलिंग करो। ठीक है? पेन से डायग्राम बनाना कोई बुरी बात नहीं, पर उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए, है ना? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर लिखते समय ध्यान रखनी है। ठीक है? तो क्या हुआ भाई, बात खत्म हो गई? नहीं, जाते जाते एक बार रिवाइज मार ले, क्या क्या करना है। देखो, रिवाइज बेसिकली अभी तो बताया वैसे रिवाइज क्या करना, लेकिन याद रखना कि जितना ज्यादा अच्छे तरीके से लिखोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको 3 से 4 मार्क्स दिल खुश से दे देगा, खुशी खुशी देगा भाई। उसका दिल खुश करना ही आपकी आंसर शीट का काम है। अगर आपकी आंसर शीट ने उसके टेंशन पे एक और टेंशन दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ एक और बच्चा था हमारा जिन्होंने एक गलती की कि नंबर की मार्किंग में गलती हुई उससे। कैसे? उसने पहले मान लेते क्वेश्चन नंबर 3 किया, इसके बाद कई सारे सवाल छोड़े, इसका 14 किया, 15 किया, 16 किया। ठीक है? पर उसने क्या किया था, इसके बाद के सवालों के लिए जगह छोड़ दी थी। क्या करी किया? जगह छोड़ दी। वो जगह छोड़ता हुआ चला गया और फाइनली 3-4 पेज बाद उसने 14, 15 और 16 किया। अब बीच की चीजें उससे छूट गई। क्या? बीच की चीजें छूट गई। तो बाद में क्या हुआ कि जब टीचर चेक करने आया तो उसने स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने देखे, पीछे के पन्ने देखे ही नहीं। उसको लगा भाई खत्म हो गया। तो इस चीज से बचना है कि आप पेज को खाली मत छोड़ दो कि पता चले बीच का पेज आपने खाली छोड़ दिया, टीचर को हो सकता है लग जाए कि भैया इसने तो आगे लिखा ही नहीं, आगे किया ही नहीं है। तो आप ऐसे करना है, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं एमसीक्यू आते हैं, किया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ हमें नहीं आता, ये कर ये अभी हमें नहीं आता, हमने इसको रोक के रखा। फिफ्थ किया, सिक्स किया, हम आगे बढ़े। और मैं इसके लिए जगह छोड़ सकता हूं क्योंकि ये ज्यादा जगह तो लेता नहीं है। सेम विथ फिल इन द ब्लैंक्स, हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, सारे कर लिए, करते गए। इसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पे आते हैं, तब हम क्वेश्चन के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 किया मैंने, कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता तो मैं डायरेक्टली उसके लिए जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके आगे शुरू कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर दूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 कर दूंगा। जब मैं पूरा पेपर कर चुकूंगा तो आखिरी में, कब? आखिरी में मैं उसको तरीके से मार्क करूंगा। क्या करूंगा? तरीके से मार्क करूंगा। वहां पे ये भी लिखूंगा कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न में से एक प्रश्न मैंने यहां लिखा है, तो टीचर के लिए और आसानी रहेगी, आपके मार्क्स कम होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है बेटा जी? तो इन सारी बातों का ध्यान आपको 8 मार्च को रखना है। 8 मार्च को जब सुबह आप 8:30 बजे अपनी बेंच पे बैठे रहो और जब आप इंतजार कर रहे हो कि आंसर शीट अब आएगी अब आएगी, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना कि मुझे ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गलतियां करोगे भाई तो मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, हमने मेहनत बहुत कर ली, पर ये कला सीखना भी अच्छी बात है। और इसको आप अपने रूटीन में कैसे लाओगे?
अगर आप पेपर कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अभी से इसको अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर दो, जिससे आपको आसानी रहे 8 तारीख को। ठीक है बेटा जी? तो सूरज सर मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।